हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 5। क्या है? अनुपात एवं समानुपात। तो आज हम लोग कुछ नए ढंग से पढ़ने वाले हैं। कुछ नया अरेंजमेंट किया गया है आप लोगों के लिए ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएँ। ठीक है। और वीडियो को सबसे पहले तो आप लोग फुल स्क्रीन में कर लीजिए। फुल स्क्रीन में करेंगे तो आप लोग को बेहतर तरीके से देख पाएंगे इसको। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो हमारा जो अध्याय 5 क्या है? अध्याय 5 क्या है? अनुपात एवं समानुपात। तो हम लोगों ने अनुपात का समानुपात का प्रश्नावली 2 तक पढ़ लिया था। आज प्रश्नावली 3 पढ़ना है। प्रश्नावली 3 पढ़ने से पहले कुछ कुछ चीज़ें जान लेते हैं जो जरूरी है। ठीक है। तो क्या है हमारा? पहला तो है समानुपात। अनुपात आप लोगों ने जान लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समानुपात, जिसको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? प्रपोर्शन। तो नाम से ही आप लोग देख सकते हैं क्या है? समान धन अनुपात। तो अगर मैं इसको अलग अलग तोड़ दूं तो क्या हो जाएगा? ये समान धन अनुपात, यही होगा। तो जब अनुपात क्या होता है? समान हो जाता है। दो अनुपात जो है वो समान रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? समानुपात। अब समान है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि 1/2 बराबर 1/2 डायरेक्टली हो जाएगा। तो 1/2 बराबर 1/2 है तो वो तो समान रहेगा, उसको तो हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं। यहाँ कुछ अलग है तभी तो हम लोग इसका अलग से पढ़ रहे हैं ना। तो मान लो कि मैं ये 1/2 इसको 2/2 से गुना कर दिया तो ये क्या हो जाएगा? 2/4 हो जाएगा। वैसे ये 1/2 है उसको 3/2 से कर दूंगा तो 3 एकम 3। यहाँ से अगर इसको ऐसे करूँगा तो क्या हो जाएगा? ऐसे करते जाते हैं। चलो 1/2 गुणित 3/3 तो 3/6 हो जाएगा। 1/2 गुणित 4/4 तो क्या हो जाएगा? 4/8 हो जाएगा। 1/2 गुणित 5/5 तो क्या हो जाएगा? 5/10। इस तरह से चलते जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो है वो कैसा है। अगर इसको मैं लिखूँ एक लाइन में तो 1/2 बराबर, ये 2/4 भी इसके लगभग बराबर है, 3/6 भी इसके बराबर है, 4/8 भी इसके बराबर है और 5/10 भी इसके बराबर है। तो ये जो सभी जो अनुपात है वो क्या है? एक दूसरे के बराबर है। बराबर है कि नहीं? तो इस तरह से जब अनुपात जो है वो आपस में बराबर रहते हैं तो उसको क्या, ये सभी क्या है? अनुपात समान है तो ये क्या कहलाएंगे? हमारा समानुपात। ठीक है। तो अगर इसको हम लोग थोड़ा स्टैंडर्ड तरीके से समझें, सूत्र के रूप में समझें तो कैसे समझेंगे? तो यदि मैं इसको आप लोगों को एक सूत्र के रूप में बता दूं तो कैसे होगा? चलिए, तो क्या हो जाएगा ये? यदि ए बी सी डी समानुपात में हो तो कैसे हो जाएगा? ए अनुपात बी, और समानुपात का जो चिन्ह है उसको किससे लिखते हैं? ऐसे 4 बिंदुओं से। समानुपात सी अनुपात डी। या इसको अगर मैं अनुपात के रूप में लिखूं तो क्या हो जाएगा? ए अपान बी बराबर सी अपान डी। या इसको तिरिया गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा? ए डी बराबर बी सी। ये हो गया। तो ये हमारा जो क्या है? अनुपात का एक हम बोल सकते हैं सूत्र आ गया। तो इस तरह से मैं क्या बोल सकता हूँ? अनुपात क्या होता है? यदि 4 जो राशियाँ हैं ए बी सी डी वो समानुपात में हैं तो उनका जो मध्य पदों का जो गुणनफल है, ये जो है मध्य पद है, बी और सी क्या है? हमारा मध्य पद ही है ना। ये जो है मध्य पद हैं और ये जो है वो अंतिम पद कहलाएंगे। ठीक है। तो मध्य पदों का जो गुणनफल है वो अंतिम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ? समानुपात में मध्य पदों का
गुणनफल अंतिम पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यही होगा। थोड़ा सा राइटिंग इधर उधर हो रहा है, आप लोग समझ जाइएगा। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं समानुपात को। ठीक है। तो इसी से संबंधित एक और जो चीज़ आता है वो क्या है हमारा, आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा भी हुआ है। ये क्या है हमारा, अनुक्रमानुपाती विचरण। ये पढ़े हो आप लोग, अनुक्रमानुपाती विचरण। ये एक प्रकार का समानुपात ही है एक प्रकार से। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अनुक्रमानुपाती विचरण में एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता है, एक के घटने से दूसरा भी घटता है। जैसे कि मजदूरों की संख्या बढ़ने से उन लोगों को जो पैसा देना है या मजदूरी वो बढ़ेगी। मजदूर बढ़ेंगे तो मजदूरी भी बढ़ेगी, मजदूर घटेंगे तो मजदूरी भी घटेगी। ऐसे चलता है ना। वैसे ही अगर ज़्यादा पानी गिरेगा तो बाढ़ आएगी, कम पानी गिरेगा तो बाढ़ नहीं आएगी। ये सब क्या है, अनुक्रमानुपाती विचरण है। और यही सब क्या है, एक प्रकार का समानुपाती भी है। तो कैसे है, तो आप लोग समानुपात में ये पढ़े हो कि अगर मान लो कि ये एक्स अक्ष में वाई अक्ष में ये सब पढ़े हो ना। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। कैसे, मान लो कि x1 के बढ़ने से y1 बढ़ता है और x2 के बढ़ने से y2 बढ़ता है। तो हम लोग इसको अगर समानुपात के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, x1/y1 बराबर x2/y2 होगा। या दूसरे तरीके से इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसी चीज़ को x1 बटे ये जो x2 है वो नीचे आ जाएगा, तो x2 बराबर ये y1 है ऊपर चला जाएगा, तो y1 बटे y2 ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो जो सेम है उसको अनुपात में लिख दें, या इसको x1 अनुपात x2 समानुपात y1 अनुपात y2। तो अगर दो जो मतलब राशियां हैं, ठीक है, ऐसी है कि एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है, एक के घटने से दूसरा भी घट रहा है, तो वो दोनों जो राशियां वो एक तरफ आ जाएगी। मान लो कि एक मजदूर है, मजदूर क्या है, मजदूरों की संख्या x1 है तो उनका जो मजदूरी है y1 हो गया। मजदूरों की संख्या x2 है तो उनका मजदूरी y2 हो गया। तो मजदूर बढ़ेंगे तो मजदूरी भी बढ़ेगा। ये हो गया ना, ऐसे ये हो जाएगा। तो मजदूर बढ़ेगा तो मजदूरी भी बढ़ेगा, मजदूर घटेगा तो मजदूरी भी घटेगा। तो इसको हम लोग अगर अनुपात के रूप में लिखें तो कैसे हो जाएगा, x1/y1 बराबर x2/y2 हो जाएगा। ठीक है। या ये y1 है, इधर भाग है, इधर जाके क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये ऊपर है तो ये नीचे आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं रिप्लेस। ठीक है। इसको इधर ला सकते हैं, इसको इधर लाया जा सकता है। तो x1/x2 बराबर y1/y2 ये हो जाएगा। तो अगर मैं इसको अनुपात के रूप में लिखूँ तो क्या हो जाएगा, x1 अनुपात x2 समानुपात y1 अनुपात y2। तो ये कैसे हो गया। और आप लोग सभी जानते भी हैं कि जो अनुपात है वो समान राशियों के बीच में होता है, अलग अलग राशियों के बीच में नहीं होता। इसलिए हम लोग इसको नहीं बना सकते कि ये अनुपात x1 अनुपात y1 ऐसे करके नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ये अलग अलग राशियाँ हो जाएंगी। ठीक है। तो जो मजदूर हैं उनको एक ही राशियाँ हैं, तो मजदूरों का अनुपात उनको जो समानुपात उनको जो मिलने वाला जो राशि है उनका अनुपात हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जब समानुपात में है तो सेम है, वो क्या हो जाएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। ये जो है और ये जो है ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। चलिए अब देखते हैं सततानुपात। अनुपात समानुपात आप लोग को समझ आ गया होगा। सततानुपात, तो सततानुपात का तो उतना वो नहीं है, फिर भी इसको देख लेते हैं, ज़्यादा प्रश्न नहीं दिया गया इसमें। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन बोलते हैं इसको। मतलब ये क्या है, लगातार चलते रहता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। तो मान लो कि जो A B C D
ऐसा करके हैं, ये एक समानुपात में हैं। इस प्रकार से जब हुए हैं कि जो ए अपन बी है वो बी अपन सी के वो, और बी अपन सी जो है वो सी अपन डी के, सी अपन डी है वो डी अपन ई के, इस प्रकार से जब अनुपात बनाते हुए चलता है तो देखिए इसका जो मध्य पद है वो अगले का क्या हो गया, फिर प्रथम पद बन गया। या इसका ए और सी का जो मध्य पद है मतलब ए अपन बी है वो बी यहाँ पे भी आ गया, वैसे सी अपन बी अपन सी है तो सी जो यहाँ है वो यहाँ भी आ गया। तो इस प्रकार से जब ये चलते रहता है तो इस प्रकार के जो अनुपात है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सततानुपात बोलते हैं। ठीक है। ऐसी राशियां जिनमें पहली और दूसरी राशि में वही अनुपात होता है जो दूसरी और तीसरी राशि में, और या तीसरी और चौथी राशि के अनुपात के भी बराबर होता है। मतलब ये जो अनुपात है वो इन दो के, मतलब पहली और दूसरी में जो अनुपात है वो दूसरी और तीसरी के अनुपात के बराबर है, और दूसरी और तीसरी में जो अनुपात है वो तीसरी चौथी, चौथी पांचवी, पांचवी चौथी, ऐसा टाइप से ये चलते रहता है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सततानुपात बोलेंगे। ठीक है। अब देखिए इसमें मध्यानुपाती, प्रथमानुपाती ये सब भी आता है, पूछा जाता है, तो इसको भी देख लीजिए। तो अगर ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी ऐसा दिया है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रथमानुपात। ये जो बी है वो क्या है हमारा, द्वितीय अनुपात, दूसरे नंबर में है ना। ये जो सी है वो क्या है हमारा, तृतीय अनुपात, और ये जो डी है वो क्या है हमारा, चतुर्थानुपात। तो प्रश्न आता है कि मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, द्वितीयानुपात ज्ञात कीजिए, तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए, तो आप लोगों को उसके हिसाब से इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करना है उसको हम लोग देखते हैं। चलिए, यदि ए अनुपात बी अनुपात सी है, ये सततानुपात में है, तो क्या हो जाएगा, इसका जो मध्यानुपाती है, मध्यानुपाती, वो क्या हो जाएगा, ए एवं सी का मध्यानुपाती। बी है तो ए अनुपात बी समानुपात बी अनुपात सी, मतलब कि ए अपन बी इक्वल टू बी अपन सी। इसको अगर त्रिज्या गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी बराबर बी स्क्वायर हो जाएगा और बी बराबर रूट ए सी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा मध्यानुपात। मतलब कि ए बी सी, अगर ए अनुपात बी अनुपात सी है तो जो बी है वो ए और सी का मध्यानुपाती होगा, और अगर बी मध्यानुपात में है तो बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट ए सी, या बी का वर्ग बराबर ए सी, ये हो जाएगा। चलिए, हमारा जो अगला जो टॉपिक है वो क्या है, व्युत्क्रमानुपात। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। व्युत्क्रमानुपात, तो जैसे समानुपात था वैसा ही क्या है, व्युत्क्रमानुपात। इसको क्या बोल सकते हैं, इनवर्स प्रपोर्शन, इनवर्स प्रपोर्शन। तो इसमें क्या है, व्युत्क्रमानुपात क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, और अनुपात मतलब आप लोग जानते हो अनुपात क्या होता है, बटा, रेशियो बोल सकते हैं। तो जब दो अनुपात मतलब दो राशियां ऐसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती विचरण, जैसे कि अनुक्रमानुपाती विचरण आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, वैसे ही व्युत्क्रमानुपाती विचरण है। तो व्युत्क्रमानुपाती विचरण में क्या होगा, जब दो अनुपात जो है वो क्या रहेगा, एक दूसरे एक के बढ़ने से, मान लो कि मजदूरों का ही एग्जाम्पल लेते हैं, तो मजदूर और समय में अगर संबंध देखते हैं तो मजदूर बढ़ेगा तो समय घटेगा, मजदूर घटेगा तो समय बढ़ेगा कार्य को पूरा होने में। तो मान लो कि 101 जो मजदूर है वो
y1 समय में किसी कार्य को पूरा करते हैं और x2 मजदूर हैं वो y2 समय में किसी कार्य को पूरा करते हैं, तो ये कैसे हो जाएगा, x1 ज़्यादा होगा तो y1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वैसे ही x2 ज़्यादा होगा तो y2 क्या हो जाएगा, कम होगा, उल्टा होगा। मतलब कि ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। तो हम लोग y1 को इधर अगर पक्षांतर कर दें ऐसे तो क्या हो जाएगा, x1 y1, और इधर भी अगर बराबर 1 हो जाएगा, वैसे ही x2 y2 बराबर क्या हो जाएगा, 1। 1 और 1 बराबर हैं तो x1 y1 बराबर x2 y2 ये लिख सकता हूँ मैं। अब चूंकि मेरे को ये अनुपात पढ़ रहा हूँ तो मेरे को अनुपात के रूप में चाहिए, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x1 अपान x2 बराबर, ये y2 तो ऊपर में है ही और ये y1 गुना है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, x1 अनुपात x2 समानुपात y2 अनुपात y1। ये एक और सूत्र मेरे पास निकल के आ गया, इसको भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। दो तरीके से आप लोग इसको याद कर सकते हो। पहला है x1 y1 बराबर x2 y2, या फिर x1 अनुपात x2 समानुपात y2 अपान अनुपात y1। तो ये हमारा क्या है, दूसरा सूत्र है। तो दो सूत्र हम लोग पढ़ लिए, क्या क्या। अब यहाँ मैं आप लोग को लास्ट में ये बता दूँ, आप लोग को याद क्या रखना है, यही याद रखना है जो लास्ट में मैं लिखा रहा हूँ। तो समानुपात के लिए ये सूत्र याद रखना, आप लोग यही लिखना है। आप लोग को इतना समझाया, समझ गया होगे, उसको आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, लेकिन लिखना आपको यही है। समानुपात के लिए क्या सूत्र है, अगर x1 किससे रिलेटेड है, y1 से, और x2 किससे रिलेटेड है, y2 से, तो x1 अपान x2 बराबर y1 अपान y2 ये होगा। ठीक है, मतलब कि ये मजदूर हैं, मान लो कि ये मजदूर हैं और ये उसकी मजदूरी है, तो मजदूर बढ़ेगा तो मजदूरी भी बढ़ेगी, तो दोनों ऊपर में रहेगा। वैसे ही ये दूसरा मजदूर बढ़ेगा तो ये भी इसकी भी मजदूरी बढ़ेगी, तो ये भी दोनों क्या है, नीचे में सेम सेम स्थान पोजीशन में है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा समानुपात। या इसको अगर तिरिया गुना कर दूंगा तो कैसे हो जाएगा, x1 y2 बराबर x2 y1, ये भी हो सकता है। दो सूत्र इसका इसी का है, मतलब ये याद है, इसको याद रखो या इसको याद रखो, इसको ही याद रखना आप लोग, क्योंकि ये अनुपात के रूप में है। ठीक है, और व्युत्क्रमानुपात में जस्ट उल्टा हो जाएगा। बस आप लोगों को पहचानने आना चाहिए कौन सा समानुपात है और कौन सा व्युत्क्रमानुपात है। तो व्युत्क्रमानुपात में क्या हो जाएगा, अगर x1 किससे रिलेटेड है, y1 से, और x2 किससे रिलेटेड है, y2 से, तो अगर मान लो कि x1 क्या हमारा मजदूर है और उसके जो कार्य करने का जो समय है वो क्या है, y1 है, तो मजदूर बढ़ेगा तो कार्य करने का समय घटेगा, तो ये y1 नीचे आ जाएगा, घटेगा तो उल्टा हो जाएगा। वैसे ही ये बढ़ेगा तो इसका भी कार्य करने का समय क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, y2 ऐसे हो जाएगा। जस्ट उल्टा हो गया, देखिए पलट गया ना, तो ये हमारा उल्टा हो गया, तो क्या हमारा व्युत्क्रमानुपात है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। ये जो दो सूत्र है उसको आप लोग याद रखिए, उसके बाद आपका जो प्रश्न है वो आराम से बन जाएगा। तो चलिए प्रश्नावली शुरू करें। चलिए हमारा जो प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली 3 का जो पहला प्रश्न है वो क्या है हमारा, यदि 29 पुस्तकों का मूल्य 783 रुपये है तो 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें मिलेगी, ये हमको पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हम लोग पहले तो मान लेते हैं ये प्रश्न क्रमांक 1 है। ठीक है, प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 1 का हल है। तो पहले तो मान लेते हैं, माना एक से पुस्तकें मिलेगी। क्या हो जाएगा हमारा, अनुपात के रूप में लिखें तो 29 अनुपात x समानुपात क्या पूछा है, 783 रुपये में, मतलब 29 जो है वो किससे संबंधित है, 783 से। ये समानुपात में है ना, पुस्तकों की संख्या बढ़ेगी तो उसका मूल्य बढ़ेगा, पुस्तकों की संख्या घटेगी तो मूल्य घटेगा। तो ये जहाँ पे है वहीं पे इसका भी पोजीशन रहेगा। ये 29
किससे संबंधित है शाश्वती राशि से, तो ये पहले पोजीशन में, तो दोनों पहले पोजीशन में रखेंगे, और जिसका संबंध नहीं है वो दूसरे पोजीशन में रहेगा। तो दूसरे पोजीशन में क्या है हमारा 2214 है ऐसे। तो इसको अगर मैं बटे के रूप में लिखूँ तो 29/1 से बराबर शाश्वती राशि बटे 2214 हो जाएगा। अब ये 1 से नीचे में इधर चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, और ये दोनों पलट करके इधर आ जाएंगे। तो 29 गुनी 2214 बटे शाश्वती राशि बराबर क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब ये कटेगा, क्या कटेगा तो कटा दीजिए। तो 8 7 15, 15 3 18, और 2 2 4 4 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, ये 18 हो गया, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 3 9, और 3 8 24, फिर कटेगा 6 2 8 1 9, और 7 3 10 8 18, फिर 3 से कटेगा, तो 3 8 24, और 3 7 21, ये भी कटेगा, 3 दूनी 6, और 3 चौक 12, 3 6 18, कट गया। और कटेगा क्या, तो क्या हो जाएगा, 29 से कटेगा, 9 8 9 27, तीन बार में चला जाएगा शायद, 29 से कम 29, 29 दिया 87 हो जाएगा, 3 नियम 27 का 7, 2 3 दूनी 6 2 8, ठीक है। और ये 3 एकम 3, इसको ऐसे नीचे में पहले लिख लेते हैं, 246/3 आएगा बराबर x, 3 8 24, 3 दूनी 6, तो 82 बराबर क्या आ गया हमारा, x आ गया, या x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 82, ऐसे होगा। तो हमको क्या निकालना था, पुस्तकों की संख्या। तो हमको कितना पुस्तकों करना पड़ेगा, मतलब 2214 रुपये में कितनी पुस्तकें आएंगी, तो 82 पुस्तकें आएंगी। अतः 2214 रुपये में 82 पुस्तकें आएंगी। इसको आप लोग देखिएगा, तो इस तरह से ये प्रश्न बनेगा, तो इसको नोट कर लीजिएगा। यह है आपका हल। फिर ये ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, हमारा प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 तो आप लोग बना ही लोगे। तो क्या है, 2xy x² y² का चतुर्थानुपाती पता करें, ये हमको बोला गया है। चलिए देखते हैं चतुर्थानुपाती क्या होता है। तो प्रश्न क्रमांक 3 ये है, क्या है हमारा 2xy x² और y², इसको मान लेते हैं, माना, इसको लिखना आप लोग यहाँ पे, इसका जो चतुर्थानुपाती है का लिख लेते हैं। का चतुर्थानुपाती क्या है, एक्स वाई तो नहीं मान सकते अपन, ए मान लेते हैं, ए। तो क्या हो जाएगा, ये मान लो कि ये पहला अनुपात ये हो गया 2xy, दूसरा अनुपात ये हो गया, तीसरा अनुपात ये हो गया, और चौथा अनुपात ए हो गया। सो सिंपल, जो लास्ट में वही हमारा क्या हो जाएगा चतुर्थानुपाती, या चतुर्थानुपाती क्या होगा जो लास्ट में होगा, तो लास्ट में रखेंगे इसको, ठीक है। ये y² अपन ए, तो ए का मान हमको निकालना है, तो ए को हम लोग इधर ला लेते हैं और बाकी उधर चला जाएगा, तो y² इंटू x² हो जाएगा, और ये 2xy ऊपर में गुना है, इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा। तो इसमें से क्या कट जाएगा, इसका जो ये 2 बार गुना है, तो एक एक जो y है और एक एक जो x है वो क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो ए बराबर क्या आ जाएगा, x इंटू वाई अपान 2, ये हो जाएगा। मतलब जो अपना जो चतुर्थानुपाती है वो क्या आ जाएगा हमारा xy अपान 2, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, बाकी के जो वीडियो है प्रश्न है वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरा करके दे दूँगा, सॉल्व करके। जो सेम रिलेटेड होंगे उनको मैं छोड़ दे रहूँगा,
उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को बता दूंगा, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जल्दी से मैं सिलेबस को इसी महीने कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। इस महीने का जो कोटा है वो, तब तक लिए इजाज़त दीजिए मुझे। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।